Hello and welcome in Youth Academy. I'm Kriti. So, in today's session, we are going to look upon the new series which is related to the ancient Indian histories PYQs, UPSC prelims PYQs। 2015 से लेके 2024 तक के हम सारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के PYQs के एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने अपने इकोलॉजी की क्लासेस में किया, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में किया, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में किया, सेम वी विल लुक अपॉन द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के PYQs। फिर इस PYQs में हमारी 2 क्लास होगी, कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक को हम अपना प्रायोरिटी बेसिस बना सकते हैं। तो ये सारे ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, सारे हम क्वेश्चंस के एनालिसिस देखेंगे, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे, हिंट्स जानेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्लासेस। और इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री की भी सीरीज लाएंगे, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, एंड एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर बिफोर प्रीलिम्स। ओके, थोड़े ट्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री में हमारे टोटल 10 सालों में, अगर 10 सालों की बात करें तो हम 2015 से 2024 की सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लाइन वाइज चलेंगे। हम 2015, 16, 17 ऐसे करके हम चलेंगे। उसमें हमने देखा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 सालों में। अगर हम थीम्स की बात करें, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन से हमारे 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मॉडर्न अशोका मॉडर्न पीरियड से हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। गुप्ता से हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड सिग्निफिकेंट प्लेसेस, जो कि एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें जो मैप्स प्रोवाइडेड होते हैं उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेसेस को दिखाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और जो भी सारे कीज वर्ड्स होते हैं वो भी हम इस सीरीज में ही देखते चलेंगे। सो अगर हम थीम वाइज चले तो हमारे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उससे हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस आए। तो आज हम इस क्लास में पूरे 3 क्वेश्चंस देखेंगे। एज वेल एज मॉडर्न पीरियड से भी हम 5 क्वेश्चंस आए थे, उसको भी इसी क्लास में देखेंगे। तो हमारे जो गुप्ता पीरियड्स एंड सिग्निफिकेंट प्लेसेस रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टोटल इसकी 2 क्लासेस होंगी। ओके, सो स्टार्ट करें। अपना ग्राउंड रूल हमारा पता है, जैसे कि 30 सेकेंड 35 सेकेंड्स का टाइमर होगा। आपको क्वेश्चंस को उसी में रीड करना है, एनालाइज करना है एंड सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। रीड दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि हमें पता है हमारे 2017 में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड द इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम अपना। Vedic Aryans used the coat of mail and helmet in welfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Okay, इसको रिजर्व कर लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Okay, देखिए इसमें हमारा कैच क्या है। हमें पता था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर वैदिक पीरियड होता है, फिर हमारा 1000 BC से हमारा स्टार्ट होता है, 600 BC से कुछ इस समय में हमारे टाइमलाइन में हमारा एक आयरन एज आता है। पहले हमारा स्टोन एज चलता है, फिर चारकोलिथिक एज चलता है, फिर ब्रोंज एज चलता है, फिर आयरन एज बाद में आता है। हमें पता है कि जो हमारे जो ये हड़प्पन इंडस वैली पीपल थे वो कॉपर के बारे में जानते थे, गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, और वो कॉपर एंड टिन से ब्रोंज बनाते थे। ब्रोंज के आर्टिफैक्ट्स देखे होंगे आपने, वो कैसे टिन प्लस कॉपर के यूज से, टिन एंड कॉपर को वो इंपोर्ट करते थे, उससे वो ब्रोंज बनाते थे बाय अलॉय ऑफ दिस 2 मेटल्स। ठीक है, ये हमें पता है। हमें ये पता है इसमें आयरन है। आयरन यहाँ पर एक कैच ये हो जाता है कि आयरन एज एक बहुत ही डिफरेंट एज है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया है। ओके, तो इससे मतलब वो बाद में आया, तो मतलब उसका ज्ञान होना नहीं हो सकता कि उनको ज्ञान था आयरन का।
तो इसको हम इस कैच को लेते हैं, तो हमारा 2 वैसे भी इनकरेक्ट है। इसमें देख लेते हैं हमारा 2 किस में है, 2 इसमें है और 1 इसमें है, तो हमारा ये एलिमिनेट हो गए, 2 50-50 आ गए। हमें पता है 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, मतलब 1 तो करेक्ट है ही, किसी भी एंगल से 1 करेक्ट है और हमें देखना है 3 करेक्ट है कि नहीं है। ये हम अगेन एलिमिनेशन ट्रिक से चल रहे हैं, 50-50 पे पहुंच गए ड्यू टू सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट किया हमने जिसमें आयरन का यूज था। इंडस वैली पीपल को आयरन के बारे में नहीं पता था, वो आयरन एज में आया था जो कि 1000 से 600 BC में स्टार्ट हुआ था रफली देखे तो हमने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया। अब हमने देखा ए एंड सी में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 1 है, तो 1 स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। हमें पता भी नहीं है कि 1 सही है कि नहीं, बट इसमें दोनों में आया तो 1 ऑटोमेटिकली हमारा सही माना जाएगा। अब हमारा पूरा डाउट होना चाहिए 3 में, 3 करेक्ट है कि नहीं। लेट्स रीड 3। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस whereas there is no evidence of Indus Valley people having aware of this animal. Okay, सो हमें पता है कि इंडस वैली पीपल को हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था। ये हमने बहुत ही अगर किताबों में देखा, स्टडी मटेरियल्स में देखा, उसमें डायरेक्टली प्रोवाइडेड है कि लायंस, अगर मैं ये लायंस का वर्ड मैं कहाँ से लाई हूँ, अभी आपने रिसेंटली CDS का 1 का पेपर कंडक्ट हुआ था 2025 में, उसमें पूछा गया था कि कौन सी एनिमल्स इंडस वैली पीपल को नहीं पता थे। ठीक है, उसमें ऑप्शन में था क्रोकोडाइल था, राइनो था, हम्ड बुल था और एक हमारा लायन था। तो उसमें आंसर हमारा बैठ जाता लायन, क्योंकि लायन के बारे में वो नहीं जानते थे, इवन वो टाइगर्स के बारे में जानते थे। हॉर्स एंड लायंस ऐसे जो 2 एनिमल्स थे जो इंडस वैली पीपल, हड़प्पन पीपल नहीं जानते थे। तो इसमें क्या लिखा है, ऋग्वैदिक हैड द डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस। ओके, डोमेस्टिकेट करने लगे थे, हमने देखा है आर्य का इन्वेजन हुआ था तो हॉर्सेस का हो गया था, आना हो गया था हॉर्सेस का। वेयर एज देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ, नो एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पर आपको नहीं लेना है, नो कहीं कहीं एक्सट्रीम वर्ड्स भी करेक्ट होते हैं। एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडस वैली पीपल को लायन एंड हॉर्सेस के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। अगर हम इसको करेक्ट माने तो हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स रीड अबाउट इट। यहाँ पर आपको सारा मैंने एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया, आप रीड कर सकते हैं। ऋग्वेदा यूज कोट ऑफ मील्स हेलमेट्स में, पीपल ऑफ सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, हमें पता अभी तक है कि नहीं, बट हमने स्टेटमेंट से देखा। वेरियस मेटल्स वर यूज, जैस्पर, आयरन पीपल मेक बीड्स, स्टोन लाइक कार्नेलिया, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल्स लाइक देखिए कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, शेल्स, फेनिन्स, टेराकोटास और बर्न क्लेस। ये था हड़प्पन कल्चर वॉज इग्नोरेंट ऑफ आयरन मेटल्स, ये हमारा हो जाएगा इग्नोरेंट था वो आयरन मेटल्स का। Rigvedic Aryans had domesticated horses, whereas there is no evidences of the Indus Valley people having aware of this animal. Rigvedic owned their successful to the horses and chariots along with their better arms. Okay, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनको हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था। Let's move to our question number 2 related to Harappan people. Very important question. Solve this question. तो ये 19वें क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो ये तो बहुत ईजी, हमने पढ़ा चानुदारो, मोहनजोदारो एंड चानुदारो सिमिलर वर्ड्स, ये तो है हमारे। कोट दीजी के बारे में पढ़ा है, अराउंड राजस्थान एंड गुजरात के साइड में हमें देखने को मिलता है। देसलपुर के बारे में भी हमने पढ़ा है। हमने सोहगौरा के बारे में नहीं पढ़ा। सोहगौरा बेसिकली हड़प्पन साइट नहीं है, तो बहुत ही ईजी था कि एलिमिनेट हो जाता सी से ही। आपको साइट्स पूरे इसमें इंपॉर्टेंट या आपको पूरे हड़प्पन मेजर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स सी द सोहगौरा इज लोकेटेड इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस फाउंड हियर, it is used to be from the modern period. Sohragarh is from a modern period. Inscription is written in the Prakrit of Brahmin script. आपको पता है मॉडर्न ज़्यादा प्राकृतिक ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में यूज करते थे प्राकृतिक लैंग्वेज।
The inscription recorded the royal record that the grain stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive of the precautionary taken in the times of famine. तो आपको ये देखना है कि जो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन से इंस्क्रिप्शंस पे ग्रेनरी के मेजर्स हैं कि कौन से फमाइन में हम जो ग्रेनरीज के जो भी फूड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. लेट्स मूव टू, ये देखिए अगर मैप्स की बात कर ले, ये रहा हमारा देसलपुर, ये ऑप्शन में था. फिर हमारा यहीं पे हमारा कोई चानुदारो है, ये हमारा कोट दीजी है. चानुदारो एंड मोहनजोदारो इस एरिया में ही हमें देखने को मिलता है. ये देखिए मोहनजोदारो के पास ही चानुदारो है. ठीक है, अब इसमें हमें सोहरगर नहीं देखने को मिलता. ये हरप्पन साइट है. आप इस मैप से सारे हरप्पन साइट देख सकते हैं. राखीगढ़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका. कालीबंगन, बनावली, आलमगीरपुर, रोपर, लोथल, ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा. धोलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आ चुके हैं. धोलावीरा पे, लोथल पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट करने पड़ेंगे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज आस्क्ड इन 2021. So, which of the following ancient town is well known for the elaborated system of water harvesting and management by building the series of dams and channelizing water into the connected reservoirs? हमें पता है कि ये जो हरप्पन की हम फीचर्स पढ़े हरप्पन साइट्स के, तो वहाँ पर बहुत ही वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम भी हमें मिलता है, वेल मैनेज हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिलता है, हमें वहाँ पर बाथिंग सिस्टम मिलता है, ग्रीनरीज मिलते हैं, ग्रेट बाथ मिलते हैं. तो इसमें वही पूछ रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम चैनलाइजिंग इनटू. आपको अगर पता है कि अगर आपने पढ़ा है राखीगढ़ी, रोपर एंड कालीबंगन में भी हमें ऐसी चीजें मिलती है, लेकिन मोर चैनलाइज मैनेजमेंट सिस्टम हमें धोलावीरा मिलता है. धोलावीरा अगर हम देखें रन ऑफ कच्छ के एरिया में मिलता है, जो कि गुजरात में. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछा है. ये आपके एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है डायरेक्ट फैक्ट, एज वेल एज हमें यहाँ पर डॉकयार्ड्स मिलते हैं धोलावीरा में. डॉकयार्ड्स ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ के साइड में था गुजरात में, तो यहीं से रिवर की स्ट्रीमिंग होती थी, इसलिए हमें डॉकयार्ड्स मिलते हैं. ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा धोलावीरा. ओके, ये देखिए मैंने पिक्चर्स भी डाले हैं इसमें धोलावीरा के. ये देखिए धोलावीरा बेसिकली उस दिन 2021 के क्वेश्चन में क्यों आया था, क्योंकि धोलावीरा को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था. यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था. इसी का मोटिवेशन था कि 2021 में क्वेश्चन पूछा था. तो आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो भी रिसेंटली इंक्लूडेड किया गया, आपको उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, तो धोलावीरा ऑक्यूपाइड बिटवीन द दिस एरिया सदर्न सेंटर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन साइटेड एरिड island of Khade located in the run of Kutch of Gujarat. It was discovered in 1968 by archaeologist Jagatpati Joshi. Dholavira was divided into 3 parts and each part was surrounded by the massive stone walls. आपको ये भी देखना है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड. अगर हम नॉर्मली देखें जनरली हमें 2 पार्ट्स मिलता है, सिटाडेल और लोअर प्लेटफॉर्म. अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हमें एक अपर अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे हम सिटाडेल बोलते हैं, एक लोअर प्लेटफॉर्म मिलता है. तो इससे हमें पता चलता है उसमें उस समय हायरार्की होती थी. ठीक है, हायरार्की इन द स्टेटस. अब हमारा 3 क्वेश्चन हो गया. मॉडर्न पीरियड पे आ चुके हैं हम. मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एम्पायर एंड अशोका पे, उसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सीरीज. 2016 में हमारा पहला क्वेश्चन आया था. सॉल्व दिस. अगर हम
सिक्स क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे जिसमें मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड थिंग्स है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन पैरा होता है उसी में आपको बता देते हैं कि जेम्स प्रिंसेप है जो बेसिकली उन्होंने ही फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोका के बारे में बोला गया था। एम्परर अशोका पे थे, और जो हमारे ये जो तीनों थे ये बेसिकली लिटरेरी सोर्सेस के बारे में ज़्यादा इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है एनसीईआरटी में डायरेक्ट। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। इट वॉज जेम्स प्रिंसेप इन 1837 हु सक्सेडेड इन डेसिफरिंग द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑन अ लार्ज स्टोन पिलर इन दिल्ली विच वॉज एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। ओके, 2019 में क्वेश्चन आया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम अभी देख रहे हैं, अगर हम क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं एंड पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 10 और 9 सालों में। तो आपको प्रायोरिटी टॉपिक पर अगर देखा जाए तो आपको अशोका के मेजर एडिक्ट्स हैं, जो रॉक एडिक्ट्स हैं एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में आपको मेजर है, जो बेसिकली आपको सबके बारे में नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है जो कि पीवाईक्यूज के फॉर्म में आ चुके हैं उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि 4 ऑप्शंस है, तो आपको ये सारे 4 ऑप्शंस के बारे में पढ़ना जरूरी है। आपको होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी इस प्रायोरिटी टॉपिक्स पे। 1 महीना रह चुका है, तो आप बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यूज को देखते हुए चलना है कि कौन सी स्टडी पे आपको मोर फोकस करना है, कौन से पे लेस फोकस करना है। ओके, सो अगर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस रेनो अशोका mentioned along with the stone portrait of the Ashoka? कनाहली, सांची, बनघरी, सोहगौरा। अभी सोहगौरा के ऊपर देखिए फिर से रिपीट हुआ, हमने अभी पिछले दो क्वेश्चन में ही देखा था सोहगौरा कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, तो हमने देखा था सोहगौरा नहीं है जो कि अशोकन के रॉक एडिक्ट्स का पार्ट है। ओके, अगर इसमें बात करें तो इसमें ये पूरा फैक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट आपको ये भी किताब में ही डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि गनाहली जो इंस्क्रिप्शन है उसमें रना अशोका के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, सांची स्तूपा हो नहीं सकता, सांची में आपको पता है इतने कुछ इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट रना अशोका के बारे में इंस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइडेड है। आपको पता है वो प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते थे बेसिकली। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर देख लेते थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ऐसे पिक्चर प्रोवाइडेड है, इसमें लिखा हुआ है सनाती घनाहली स्तूपा कर्नाटका। ओके, के से अगर आपको इसकी लोकेशन याद नहीं हो रही तो आप इससे भी के से गनाहली इन कर्नाटका। ओके, गनाहली, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, थोड़ा हार्ड है। तो रेनो अशोका, किंग अशोका mentioned along with the stone portrait of Ashoka. I already think like this stone portrait of Ashoka. Ashoka has been depicted on the other places, most notably सांची में भी depicted है and अमरावती में भी depicted है, but रेनो अशोका के बारे में हमें सिर्फ गनाहली के बारे में ही पता चलता है। In this inscription, emperor is mentioned by his name, unlike the elsewhere where he is referred to as Devanam Priya Priyadarshini. Devanam Priya Priyadarshini, beloved of the god at its रॉक एडिक्ट एट मस्की, रायचूर मस्की में ऐसे नाम से प्रोवाइडेड है। और सांची एंड अमरावती में तो उनके स्टैचूज भी देखने को मिले हैं, पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन रन्य अशोका विद पोर्ट्रेट्स हमें पर सिर्फ कनागनाहली में ही देखने को मिला है। और वे जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जनरली मतलब बाय अनलाइक एल्सीवेयर वेयर ही इज रिफर्ड जनरली रिफर्ड एज देवनम प्रिया प्रियदर्शनी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन। अशोका, फिर देखिए अशोका से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होगा, ये पढ़िए आप।
Who among the following rulers advised his subject through this inscriptions? इस inscriptions को कौन से Who among the following rulers advised his subject through this inscription? Which inscription? Whosoever praises his religion sects or blames other sects out of extensive devotion to his own sects, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very seriously. ऐसा किसने अपने इंस्क्रिप्शन से कहा है? देखिए, अशोका के बारे में अगर हम CDS का पेपर देखें जो रिसेंटली फिर से कंडक्ट हुआ है 2024 में, इसमें भी अशोका के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं थे कि कौन सा फॉलोइंग द स्टेटमेंट सही है अशोका के इंस्क्रिप्शंस को रिलेटेड। तो उसमें कलसी के बारे में आया था जो कि उत्तराखंड में है। उसमें हमारा धौली इंस्क्रिप्शन के बारे में आया था जो ओडिशा में, जिसमें बोल रहे थे कि कलिंगा वॉर को बताया गया है। लेकिन बेसिकली उसमें कलिंगा वॉर को बेसिकली अशोका क्या चाहते थे कि कलिंगा वॉर को छुपाए और पीस प्रोवाइडेड करे, हारमोनी रखे, पीस रखे, वो हम करना चाहते थे। धौली इंस्क्रिप्शन बेसिकली कलिंगा वॉर के बारे में नहीं बताया गया, उसमें वेलफेयर के बारे में बताया गया, उसमें हारमोनी एंड पीस के बारे में बताया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें पूछा था कौन सा करेक्ट है। ओके, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि केरला में एक इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में मिलता है। और आपको पता है कि अशोका का जो जनरल लैंग्वेज था वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और प्राकृत पाली के बीच में ही वो रहते थे। उन्होंने संस्कृत में ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं आपको अगर जनरल इंफॉर्मेशन है तो। इससे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि अशोका ही थे जो आफ्टर कलिंगा वॉर वो एक टॉलरेंट सेकुलर लीडर की तरह उभर के आए थे, राजा की तरह उभर के आए थे, जिन्होंने पीस एंड हार्मोनाइज स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अशोका इज नोन एज टू बी द सेकुलर एंड टॉलरेंट, ऑल्सो द फर्स्ट रूलर हु स्पोक टू हिज पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ओके, so Ashoka is known to be the tolerant emperor of India. He respected every religion and encouraged people to follow dharma. This particular trait of him is evidence from the inscription of the 12th major rock edicts. He calls for restraint in speech in praising one's own religion. आपको ये edicts याद करना है। Own religion, criticizing other religions, criticize harshly harms own and other religion as well. Edicts concluded with the admonition that an individual's religion grow through dhamma and so all faiths are improved by the tolerance and understanding. बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि सारा रिलीजन एक समान है, सबको हमें हार्मनी एंड पीस की पर्सपेक्टिव से देखना है। वेलफेयर की बात की है उन्होंने कहा कि कोई भी एक दूसरा सेकुलर पर्सपेक्टिव से देखा है, टॉलरेंट से देखा है, सारे रिलीजन को एक समान माना है, इक्वालिटी की बात की है अमंग द रिलीजियस सेक्ट्स। ओके, तो ये सब हमें अशोका के आफ्टर कलिंगा वॉर के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, धौली इंस्क्रिप्शन के बारे में आगे कलसी, अभी मैंने बात की CDS में कलसी के ऊपर आया था, तो आपको CDS का भी पेपर एक बार देखना है। अगर रीड दिस क्वेश्चन। इसमें फिर से इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा गया अशोका के। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, साइट्स ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड लोकेशन ऑफ द स्टेट। ओके, बेसिकली ये यहाँ से डिवाइडेड है, ये हमारे रॉक एडिक्ट्स के मेजर रॉक एडिक्ट्स है और उसकी लोकेशंस पूछी है। धौली अब मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पूछा है, तो आपको ये भी याद रखना है, माइनर नया कर दे। तो जैसे कि इतना तो पता ही होगा, कलसी हमारा मेजर रॉक एडिक्ट्स है। अगर आपने मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कलसी के साथ में कर्नाटका नहीं उत्तराखंड होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट वैसे भी गलत होगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। धौली हमारा कोई मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है कि नहीं है? धौली हमारा मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया ओडिशा में जो कलिंगा वॉर के बारे में वो बताते हैं कि कैसे वेलफेयर की बात की है उन्होंने। एरागुडी, अगर एरागुडी के बारे में नहीं जाना आपको नहीं पता, लेकिन इससे नाम से ही पता चल रहा है एरागुडी मतलब सदर्न नेम लग रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसी एरिया में ही मिलेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश हमारा सही है। जोगौडा एक मेजर है इंस्क्रिप्शन, बट वो मध्य प्रदेश में नहीं ओडिशा में मिलता है।
तो इसमें से हमारे कौन कौन से सही हो गए? कलसी हमारा मेजर है बट लोकेशन इसकी गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। धौली हमारा सही है, एरागुड़ी हमारा सही है, और जोड़ागढ़ भी हमारा है बट वो उड़ीसा में मिलता है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। ओके, 2 स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए मैंने बताया, सेट ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्स पोर्शंस देयरफॉर ओकर्स एट कंधार डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान। ओनली पोर्शन ऑफ रॉक एडिक्स 12 एंड 13 पोर्शंस की बात की गई है। सब मंझघरी पेशावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस की बात है। शेरा कलसी, देखिए कलसी की बात हुई है। देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। गिरनार है, जौनगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। गिरनार मैंने आपको माउंटेन रेंज पढ़ाए हैं, उसमें भी आप ऐसे देख सकते हैं। मुंबई सोपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। शिवाजी महाराज वस्तु करके है। धौली देखिए यहाँ पर, धौली उड़ीसा में है जो कि करेक्ट था। जोगाड़ा गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है, वहाँ पर क्या लिखा था? मध्य प्रदेश में है। एरागुड़ी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सनाती पूछ सकते हैं नेक्स्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। ओके, तो ऐसे आपको इंस्क्रिप्शन याद करने पड़ेंगे, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में। अगेन एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। According to Kautilya's Arthashastra, which of the following is correct? तो a person could be a slave as a result of judicial punishment. ओके, आपको पता है कि मॉडर्न साम्राज्य में जुडिशियल स्लेव की को रिकॉग्नाइज किया जाता था। बेसिकली स्लेव एज अ स्लेव को मानते थे, उसमें ऐसे कोई नहीं मानते थे कि स्लेव इज रॉन्ग प्रैक्टिस है। स्लेवरी वहां पर प्रैक्टिस होती थी मॉडर्न साम्राज्य में। तो बट इसमें एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है कि जुडिशियल पनिशमेंट के रूप में आपको स्लेव बना सकते हैं। स्लेव बेसिकली वो बन सकते हैं जो बाय बर्थ होते थे, वॉलंटरी अपने आप को सेल करने होता था। क्या वॉर में कैप्चर हुए लोग स्लेव्स होते थे। तो अगर 1 को हम ऐसे भी एलिमिनेट कर दे तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में, अर्थात वॉलंटरी स्लेव बाय इधर बर्थ, voluntarily selling himself by being captured in the war or as a result of judicial punishment, but is it not explicitly mentioned कि judicial punishment के रूप में भी देख सकते हैं। Slavery as recognized institution and the legal relation between the master and the slave was clearly defined. Example, if a female slave born her master a son, not only was she legally free but the child was entitled to legal status of the master son. ये दोनों statement में provided था, इसलिए हमारा दोनों statement सही हो जाएगा। Slavery in अर्थशास्त्र, स्लेवरी इन अर्थशास्त्र के बारे में देख रहे हैं। अर्थशास्त्र गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड दशाकल्प। ओके, आपको याद रखना है दशाकल्प इज अ चैप्टर इन अर्थशास्त्र किताब विच इज टॉक्ड अबाउट द स्लेवरी। Although he was supported the institution by suggesting it is a necessary element, basically जो कौटिल्य थे वो इस इंस्टीट्यूशन स्लेवरी के इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते थे, suggesting it is a necessary element of society. He provides certain rights to enable them to be achieved emancipation. Basically वो उनको रिकॉग्नाइज करते थे, बोलते थे स्लेवरी होना जरूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा था, बट एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन है कि जुडिशियल पनिशमेंट के रूप में उनको देख सकते हैं, एज अ स्लेवरी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। और ये दोनों तो हमें डायरेक्ट आ रहे थे, और ये हमारा इसलिए ऑप्शन हो गया बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहीं पे हमारी हमने अपना 2 इम्पॉर्टेंट थीम वाइज अपना एंशिएंट हिस्ट्री की पीवाईक्यूज को देखा। कल की क्लास में, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेसिकली, जो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी, परसों तक, सो कल परसों तक गैस, तो उसमें हम बेसिकली हम अदर थीम्स के बारे में देखेंगे, गुप्ता पीरियड्स के बारे में देखेंगे, एंड द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेसेस विच इज आस्क्ड इन पीवाईक्यूज के फॉर्म में। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस, वीडियोज एंड फर्दर अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन।